आई कैलकुलेटेड द एग्जैक्ट डेट ऑफ रामायण वॉर। देखो ये कोई वैसा वीडियो नहीं होने वाला जिसमें मैं तुम्हें कोई रैंडम इमेजेस दिखाकर इलॉजिकल से लॉजिक्स देकर रामायण की कोई भी रैंडम डेट बता दूंगा। दिस वीडियो इज गोना बी डिफरेंट बिकॉज इस वीडियो में हम एक रिसर्च वर्क की मदद से वाल्मीकि रामायण में जाकर उसमें जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें एक पजल की तरह सॉल्व करके श्री राम और रावण के युद्ध की असली डेट कैलकुलेट करने वाले हैं। और बस युद्ध की ही नहीं, इस वीडियो के एंड तक आपके पास रामायण के हर एक इंपॉर्टेंट इवेंट की एग्जैक्ट एविडेंस बैक्ड डेट होगी। आई एम श्योर आपका माइंड ब्लो होने वाला है। और जिन्होंने मेरी महाभारत एविडेंस सीरीज देखी है उन्हें पता है आई एम नॉट इवन किडिंग बिकॉज दिस इज देखो, डेट कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। वाल्मीकि जी ने रामायण को कुछ इस तरह से कंपोज किया था कि उसमें बहुत सारे एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं। बेसिकली मतलब रामायण में जब किसी इवेंट को मेंशन किया गया है तो साथ में ये भी बताया गया है कि उस इवेंट के दौरान कौन सा मौसम या महीना चल रहा है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा प्लेनेट किस पोजिशन पर है। और इंटरेस्टिंगली वाल्मीकि रामायण में ऐसे एक या दो नहीं हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस हैं जिन्हें एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर में डाल के हम ये पता लगा सकते हैं कि जैसी पोजीशंस रामायण में बताई गई है वैसी पोजीशंस अयोध्या के आसमान में पहले कब बनी थी। और इसी सिमुलेटर में बाकी ऑब्जर्वेशंस को डाल के हम ये भी चेक कर सकते हैं कि जो डेट हमने कैलकुलेट करी है वो सही है या नहीं। तो चलो अब कैलकुलेशंस स्टार्ट करते हैं। अब थोड़ा अटेंटिव हो जाओ बिकॉज इस ऑब्जर्वेशन को समझाने के लिए मुझे तुम्हें थोड़ा सा हिंदू कैलेंडर समझाना पड़ेगा। देखो, आज हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसके एक साल में 12 महीने और 4 मौसम होते हैं। जैसे जनवरी एंड फरवरी आर द मंथ्स एंड विंटर्स एंड समर्स आर द सीजन्स। ठीक ऐसे ही हिंदू कैलेंडर में भी एक साल को 12 महीने में डिवाइड किया गया है, जैसे चैत्र, कार्तिक, श्रावण। पर ध्यान देने वाली बात है कि इसमें टोटल सीजन्स 6 होते हैं, जैसे ग्रीष्म यानी समर्स, शिशिर यानी कि विंटर्स, और ऐसे ही 4 और सीजन्स होते हैं। एंड दैट मींस हर सीजन में अराउंड 2 महीने होते हैं। अब आज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस कुछ ऐसी है कि फॉर एग्जांपल वसंत का जो सीजन है वो फाल्गुन और चैत्र के महीने में आता है, जैसे विंटर्स जनवरी और फरवरी में आते हैं। और इस हिसाब से आज के टाइम में हिंदू कैलेंडर कुछ ऐसा दिखता है जिसमें ग्रीष्म यानी कि समर्स का पहला और दूसरा महीना है वैशाख और जेठ। इसी तरह से इट बिकम्स अ फुल ईयर। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो अरेंजमेंट है, जैसे वसंत सीजन का फाल्गुन और चैत्र के महीने में आना और ग्रीष्म के मौसम का वैशाख और जेठ में आना, ये अरेंजमेंट सिर्फ अभी ऐसा है और ये धीरे धीरे विद टाइम चेंज होता रहता है। मतलब वसंत का मौसम फाल्गुन और चैत्र में अभी आ रहा है, विंटर्स जनवरी और फरवरी में अभी आ रहे हैं। और ऐसा पॉसिबल है कि कुछ 1000 साल पहले वसंत का मौसम वैशाख और जेठ में आता हो और विंटर्स मई एंड जून में आते हो। ये जो ग्रेजुअल चेंज होता रहता है, इट हैपेंस बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। अब इसको तो ज्यादा नहीं समझाऊंगा, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड यू कैन सिंपली गो ऑन विकिपीडिया एंड लर्न मोर अबाउट इट। अब समझने वाली बात यह है कि वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग राम जब 17 साल के थे तब राजा दशरथ ने डिसाइड किया था कि राम का अब राज्य अभिषेक कर देना चाहिए। और अयोध्या कांड के चैप्टर 3.4 में राजा दशरथ क्लियरली बताते हैं कि अभी इस समय जब राम का राज्य अभिषेक होना है तब चैत्र का महीना चल रहा है और चारों तरफ जंगलों में फूल ही फूल खिले हुए हैं। ये स्टेटमेंट अपने आप में एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन है जिसे अब हमें सॉल्व करना होगा। देखो, अब इस ऑब्जर्वेशन के बाद हमें ये पता है कि रामायण के समय चैत्र का महीना किसी ऐसे मौसम में आता था जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते थे। नाउ लेट्स चेक कि आज चैत्र का महीना किस मौसम में आता है। यू कैन क्लियरली सी कि आज चैत्र वसंत के मौसम में आता है और वसंत यानी वो मौसम जिसमें चारों तरफ फूल खिले होते हैं। दैट मीन्स ये क्लियरली पॉसिबल है कि रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के सीजन में आता हो। पर अगर ऐसा है तो इसके साथ हमें ये भी मानना पड़ेगा कि रामायण पिछले 4000 साल में ही कहीं पर हुई है, क्योंकि अभी ये जो चैत्र वसंत के मौसम में आ रहा है ये अरेंजमेंट बस पिछले 4000 साल से ही ऐसी है और उसके पहले अरेंजमेंट्स कुछ और थी। पर रामायण का पिछले 4000 सालों में कहीं पर होना ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने मेरी महाभारत एविडेंस सीरीज देखी है उनको ये पता होगा कि अभी 7000 साल पहले तो महाभारत ही होकर निपटी थी। और हम सबको पता है कि पहले रामायण हुई थी और उसके बाद महाभारत हुई थी। इसका क्लियर मतलब है कि रामायण के समय चैत्र का महीना वसंत के मौसम में नहीं आता था। इसलिए अब हमें वसंत के अलावा ऐसे मौसम देखने होंगे जिनमें अच्छी खासी हरियाली रहती है। नाउ वी कैन सेफली एलिमिनेट द विंटर सीजन, मतलब हेमंत और शिशिर, और बाकी बचे मौसम
में बस शरद का मौसम ही है जो कि हमारी रिक्वायर्ड सिचुएशन को फुलफिल करता है। और इसका मतलब ये है कि रामायण के समय चैत्र का महीना शरद के मौसम में आता था। अब हमें बस ये देखना होगा कि पिछले हजारों सालों में वो कौन सा टाइम था जब चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था। और एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके हमें पता चलता है कि बस 15,000 BC से 10,500 BC के बीच में ही चैत्र का महीना शरद ऋतु में आ रहा था, विच अल्टीमेटली मीन कि रामायण 15,000 BC से पहले और 10,500 BC के बाद हो ही नहीं सकती। और अब हमको बाकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की मदद से ये देखना था कि ये जो हमें 4500 साल का टाइम पीरियड मिला है, रामायण इसमें एग्जैक्टली कहां पर हुई थी। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के चैप्टर 16.12 में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन एनकोडेड है। इट सेज कि अभी इस समय सन इज सेटिंग नियर पुष्य नक्षत्र, वो भी स्पेसिफिकली ड्यूरिंग हेमंत सीजन। ये बताता है कि रामायण के समय हेमंत सीजन में यानी कि सर्दियों में जो सूरज है वो पुष्य नक्षत्र के पास में ढलता है। एंड अब हम एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस करके ये पता लगा सकते हैं कि पिछले हजारों सालों में स्पेसिफिकली ऐसा कब हो रहा था। एंड इट टर्न्स आउट कि 17,500 BC से 11,500 BC के बीच में सन वॉज सेटिंग नियर पुष्य नक्षत्र इन द हेमंत सीजन। ऑब्जर्वेशन 1 से हमें जो 45 साल का इंटरवल मिला था, इंटरेस्टिंगली ऑब्जर्वेशन 2 से मिलने वाला इंटरवल उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है। एंड दैट मीन्स हम सही जा रहे हैं। दिस इज वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4.48। इट सेज कि अभिजीत जो कि एक स्टार है, इनफैक्ट वन ऑफ द ब्राइटेस्ट स्टार है, जिसे इंग्लिश में हम वेगा बोलते हैं, वो अभी रामायण के समय नॉर्थ पोल स्टार है। अब ये नॉर्थ पोल स्टार क्या है? इमेजिन करो कि अर्थ के नॉर्थ पोल से हम एक स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड करते हैं, तो इस पॉइंट के पास उस समय जो सबसे ब्राइटेस्ट स्टार होगा वो होगा नॉर्थ पोल स्टार, बेसिकली मतलब ध्रुव तारा। इंटरेस्टिंगली ये ध्रुव तारा यानी कि नॉर्थ पोल स्टार भी हमेशा सेम नहीं होता, टाइम के साथ चेंज होता रहता है, अगेन बिकॉज ऑफ प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्स। अब अगर हम आज का देखें तो आज नॉर्थ पोल स्टार है पोलरिस, पर रामायण तो हमें बता रही है कि उस समय नॉर्थ पोल स्टार अभिजीत यानी कि वेगा है, विच मेक सेंस क्योंकि अभी मैंने बताया कि नॉर्थ पोल स्टार भी चेंज होता रहता है। तो अब हमें ये देखना होगा कि पिछले हजारों सालों में वो कौन सा टाइम पीरियड था जब हमारी पृथ्वी का नॉर्थ पोल स्टार यानी कि ध्रुव तारा वेगा यानी कि अभिजीत था, क्योंकि रामायण फॉर श्योर उसी टाइम पीरियड में हुई थी। इट टर्न्स आउट कि अभिजीत वॉज द नॉर्थ पोल स्टार ऑफ द अर्थ फ्रॉम 14,000 BC to 10,000 BC। अब अगर हम इन तीनों ऑब्जर्वेशन से मिले हुए टाइम इंटरवल को एक साथ रखें, जैसे ऑब्जर्वेशन 1 10,500 BC to 15,000 BC, ऑब्जर्वेशन 2 11,500 BC to 17,500 BC, ऑब्जर्वेशन 3 14,000 BC to 10,000 BC, तो हमें एक फाइनल 25 साल का टाइम इंटरवल मिलेगा, दैट इज 11,500 to 14,000 BC। और अब हमें पता है कि रामायण इन 2500 सालों के बीच में ही कहीं पर हुई थी, पर इट्स 2,500 ईयर्स, जो कि एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड है। और मैं तो एग्जैक्ट डेट्स बताने वाला था ना, देखो वो मैं बताऊंगा, पर उसके पहले एक चीज समझो, ये जो कुछ भी मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ ये मैं करके बता रहा हूँ, पर असल में ये सब डॉक्टर नीलेश नीलकंठ ओक की 25 सालों की रिसर्च का नतीजा है, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंसेज US से एफिलिएटेड है, और जिन्होंने 20 सालों से भी ज्यादा का टाइम लगाकर रामायण और महाभारत की डेटिंग कर बहुत डिटेल्ड बुक्स लिखी है, जिनमें उन्होंने अपनी पूरी रिसर्च अच्छे से एक्सप्लेन करी है। अब वीडियो में फील आए इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आई कैलकुलेटेड, पर असल में ये सारा काम डॉक्टर नीलेश ओक का है एंड आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इट। अब वैसे तो रामायण की डेटिंग पर हंड्रेड्स ऑफ रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे हैं और सबकी प्रपोज डेट एक दूसरे से डिफरेंट है, पर मैं नीलेश सर की रिसर्च इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इट इज मोस्ट डिटेल्ड एंड अवेलेबल, और मेरे हिसाब से द मोस्ट एक्यूरेट टू। अब देखो ये जो 2500 सालों का टाइम पीरियड है, इसमें से एग्जैक्ट डेट निकालने के लिए अब हमें एक ऐसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन चाहिए जो कि बहुत रेयर हो और जिससे टाइम पीरियड की बजाय एक स्पेसिफिक ईयर मिले। बहुत मेहनत के बाद, हंड्रेड्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अच्छे से देखने के बाद, नाउ वी हैव अ स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन जिसकी मदद से हम इस 2500 सालों के टाइम पीरियड में से एक स्पेसिफिक डेट निकाल सकते हैं। और अगर वो फाइनल ईयर हमारे अभी तक के कैलकुलेशन के साथ कोइंसाइड करता है तब तो ठीक है, पर अगर नहीं किया तो समझ लेना हमारी पूरी मेहनत वेस्ट हो गई। दिस इज वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड का चैप्टर 4 वर्स 32, और ये बहुत स्पेशल है बिकॉज इट इज सेइंग कि जब श्री राम वानर सेना के साथ युद्ध करने के लिए जा रहे हैं तब लक्ष्मण को एक कॉमेट दिखता है, एक धूमकेतु दिखता है, और ये धूमकेतु मतलब कि कॉमेट मूल नक्षत्र के पास में दिखता है। मतलब अब हमें देखना है कि क्या इन 2500 सालों के इंटरवल में कोई कॉमेट पास हुआ है, और अगर हुआ है तो क्या वो भारत से देखने पर मूल नक्षत्र के पास में दिखाई दिया था। इंटरेस्टिंगली एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर को ध्यान से देखने पर हमें ये दिखेगा कि एक कॉमेट
कॉमेट नेम्ड 2P/ENCKE धरती से पास हुआ था और भारत से देखने पर एग्जैक्टली मूल नक्षत्र के पास में ही दिखाई दिया था। मतलब रामायण की ये ऑब्जर्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। पर ये कॉमेट आखिर पास कब हुआ था? क्योंकि अगर उसके पास होने की डेट हमारे 2500 सालों के इंटरवल के बाहर है, दैट मीन्स हमारी सारी कैलकुलेशंस गलत है। पर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है, बिकॉज दिस कॉमेट 2P/ENCKE became visible near मूल नक्षत्र exactly around 9 to 10th September 12209 BCE, जो कि इंटरेस्टिंगली हमारे 2500 साल के इंटरवल के अंदर ही है। दैट मीन्स हमारी अभी तक की सारी कैलकुलेशन सही है और अब इस डेट की मदद से रामायण के बाकी इवेंट्स की डेट निकालनी होगी। 9 to 10 सितंबर 12209 BC की मदद से अब हम रामायण के बाकी सारे इवेंट्स की डेट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जैसे फर्स्टली श्री राम जन्म, तो वी कैन एस्टिमेट द एग्जैक्ट डेट ऑफ श्री राम जन्म टू बी 29 नवंबर 12240 BC। इसके बाद श्री राम सीता का विवाह, जो कि इसके हिसाब से 4 to 5 जनवरी 12223 BC को संपन्न हो चुका था। उनका राज्याभिषेक 20 से 21 दिसंबर 12223 BC को होना था, जो कि नहीं हुआ और इसी दिन वो वनवास के लिए निकल गए। इसके 14 साल बाद 12209 BC में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ और 13 जनवरी 12208 BC तक श्री राम अयोध्या वापस लौट चुके थे। अब अगर आप इस वीडियो को ढंग से देख रहे हो तो आप इस पॉइंट पर मुझसे क्वेश्चन करोगे कि भाई ये प्रिडिक्शंस किस बेसिस पर करी गई है। देखो, ये हर एक प्रिडिक्शन के पीछे बहुत डिटेल्ड लॉजिक एंड कैलकुलेशंस है, जो कि मैंने एक स्पेशल डॉक्यूमेंट बनाकर डिटेल्ड में लिख दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर यू कैन एक्सेस दैट डॉक्यूमेंट टू रीड द एग्जैक्ट प्रोसेस बिहाइंड ईच प्रिडिक्शन। वीडियो में इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी। नाउ वी फाइनली हैव द डेट्स, जिसके हिसाब से रामायण वॉर आज से एग्जैक्टली 14,233 साल पहले 25 दिसंबर 12209 BC को स्टार्ट हो गया था। पर क्या गारंटी है कि ये डेट्स एक्यूरेट है? जस्ट बिकॉज मैं बता रहा हूँ डजंट मेक कि ये डेट्स एक्यूरेट ही होंगी। आई मीन साइंस की भाषा में अगर ये डेट्स सही है तो कुछ कोरोबोरेटिंग एविडेंस तो होना चाहिए ना। तो कहाँ है वो कोरोबोरेटिंग एविडेंस? और एक मिनट, हमने तो ये सुना है कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और इवन कल युग ये सब लाखों सालों के होते हैं। तो फिर ये हमारी टाइमलाइन जो कि थाउजेंड्स में डेट प्रपोज कर रही है, वो इस लाखों सालों के टाइमलाइन में कैसे फिट होगी? इसके अलावा हमने तो सुना था कि रामायण के समय 4 टस्क एलिफेंट पुष्पक विमान को गार्ड करते थे, पर वो तो लाखों करोड़ों साल पहले एग्जिस्ट करते थे। तो अगेन हमारी टाइमलाइन इस ऑब्जर्वेशन के साथ कैसे फिट होगी? अगर यू आर ट्रूली एक्सपीरियंसिंग दिस वीडियो तो आपके दिमाग में ये सब क्वेश्चंस आने चाहिए थे, बट अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, क्योंकि रिसर्च करते हुए मेरे दिमाग में आ गए। तो अब सबसे पहले कुछ कोरोबोरेटिंग एविडेंस ढूंढते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारी इन डेट्स का कोई बेस नहीं है। देखो, जब भी कोई साइंटिफिक थ्योरी प्रपोज की जाती है, जैसे हमने इस वीडियो में प्रपोज करी है अ डेट फॉर रामायण, तो प्रपोज करने के बाद उस थ्योरी के बेस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ कोरोबोरेटिंग एविडेंस प्रेजेंट किए जाते हैं। जिसका मतलब ऐसे एविडेंस जो कि कुछ प्रपोज नहीं करते बल्कि ऑलरेडी प्रपोज चीजों को फर्दर वैलिडेट करते हैं। अब देखो, ऑब्जर्वेशन 1 से हमने ये असर्ट किया था कि राम का राज्याभिषेक शरद ऋतु के चैत्र महीने में होना था। हमें ये ऑलरेडी पता है कि राज्याभिषेक राम के जन्म दिवस पर प्लान किया गया था। नाउ दैट मीन्स कि हमने ये क्लेम किया है कि राम का जन्म शरद ऋतु के चैत्र महीने में हुआ था। अब इसको साइड रखो और एक दूसरी चीज समझो। राम का जन्म होने से पहले एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया गया था। अब रामायण के बालकांड चैप्टर 18 के वर्स 8 to 11 में ये क्लियरली बताया गया है कि ये जो यज्ञ था वो शरद सीजन में खत्म हुआ था और इसके खत्म होने के एग्जैक्टली 6 सीजन्स बाद, मतलब कि एग्जैक्टली 1 साल बाद श्री राम और बाकी राजकुमार पैदा हुए। नाउ व्हाट डज इट मीन? इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से राम जन्म शरद ऋतु में हुआ था और रामायण ये खुद बताती है कि राम जन्म होने से ठीक 1 साल पहले एक पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया था, जो भी शरद सीजन में ही संपन्न हुआ था। सो दिस वाज द कोरोबोरेटिंग एविडेंस 1 एंड इट ब्यूटीफुली कोरोबोरेट्स विद आवर प्रपोज्ड डेट। नाउ एविडेंस 2। आई एम श्योर आपको याद होगा कि श्री राम ने रावण के अगेंस्ट युद्ध में सुग्रीव का सपोर्ट लेने के लिए उसको ये प्रॉमिस किया था कि वो बाली को हराने में उसकी मदद करेंगे। अब सुग्रीव और बाली की फाइट होती है और ये फाइट हमारे हिसाब से 21 सितंबर 12210 BC को होती है। अब सुग्रीव और बाली की फाइट को वाल्मीकि जी रामायण में कुछ ऐसे बताते हैं मानो मरकरी और मार्स आकाश में एक दूसरे से लड़ रहे हो। नाउ दिस इज अगेन अ क्लासिक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, जिसका मतलब है कि इनकी फाइट के दौरान मार्स और मरकरी आसमान में बहुत क्लोज आ गए। अब सोचो, अगर हमारी प्रिडिक्ट की हुई डेट 21 सितंबर 12210 BC अगर सही है तो उस दिन के किष्किंधा के आसमान में सनसेट के समय हमें मार्स और मरकरी साथ साथ दिखने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारी डेट एक्यूरेट है, और अगर नहीं होता है तो समझ जाएंगे कि इट हैज सम प्रॉब्लम्स। नाउ लेट्स ओपन द एस्ट्रोनॉमी सिमुलेटर एंड चेक कि 21 सितंबर 12210 BC को किष्किंधा का आसमान आखिर कैसा दिख रहा था। हियर वी कैन क्लियरली सी कि उस दिन मार्स और मरकरी बिल्कुल
आस पास थे एंड अगेन इट ब्यूटीफुली कोरोबोरेट्स विद आवर प्रपोज्ड टाइमलाइन। अब अगर ये कोरोबोरेशन मैं चाहूँ तो 1 घंटा कर सकता हूँ बिकॉज लिटरली देयर आर हंड्रेड्स ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस इन वाल्मीकि रामायण, पर आई थिंक दीज आर इनफ टू से कि हमने पहले स्टेप बाय स्टेप एक डेट कैलकुलेट करी, एक थ्योरी प्रपोज करी और फिर उसको फर्दर एविडेंस से कोरोबोरेट करके वैलिडेट किया। पर अभी भी उन प्रॉब्लम्स का क्या जो कि इन डेट्स के साथ डायरेक्टली कंफ्लिक्ट में है, जैसे फर्स्टली द युगा प्रॉब्लम एंड उसके बाद द 4 टस्क एलिफेंट्स। देखो आजकल ये जो चीज इतनी वाइडली पॉपुलर है कि सतयुग 17,28,000 साल, त्रेता 12,96,000 साल, द्वापर 8,64,000 और फाइनली कली 4,32,000 साल लंबा है। ये सनातन धर्म में युगों की डेफिनेशन और ड्यूरेशन के बहुत सारे वर्जन्स में से सिर्फ एक वर्जन है। दैट मीन्स हमारे सनातन धर्म में युगों की और भी बहुत सारी डेफिनेशंस एंड ड्यूरेशन एग्जिस्ट करती है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। और ये जरूरी नहीं कि युग की जो डेफिनेशन सबसे ज्यादा पॉपुलर है वो सही भी हो, इट्स सिंपली डिबेटेबल। दूसरी बात द 4 टस्क एलिफेंट्स। देखो ये बात बिल्कुल सही है कि रामायण में 4 टस्क एलिफेंट के क्लियर मेंशन है और ये बात भी सही है कि ऐसे एलिफेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे। अब लोगों को ये लगता है कि क्योंकि ऐसे एलिफेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो एग्जिस्ट करते थे धरती पर, इसलिए रामायण भी मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ही हुई थी, जो कि एक बिल्कुल इलॉजिकल आर्गुमेंट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस है विच सेज कि ऐसे एलिफेंट्स मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले एग्जिस्ट करते थे, बट दे आल्सो से कि दे एग्जिस्टेड अंटिल 12,000 ईयर्स अगो। और हमारी डेट तो 14,000 साल पहले की है ना, सो दिस अगेन corroborates with our proposed date. So I think that is how we calculated the exact date of Ramayan war, that is again 25th December 12209 BC. And now if you are about to comment great work Vansh, तो एक काम करो, इसकी जगह heads of Dr. नीलेश सर ऐसा लिखो, मुझे ज्यादा खुशी होगी। और अगर आप चाहते हो कि आई शुड डू द सेम विद द महाभारत तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई हैव ऑलरेडी डिड। क्लिक ऑन दिस प्लेलिस्ट एंड आई विल सी यू एट द महाभारत एविडेंस सीरीज।